मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एएफएस क्लासेस में बाय आशीष गुप्ता। आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी हमारे चैप्टर 1 की, जिसमें हमने देखा था किस तरह से रिएक्शंस को बैलेंस कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। मैंने आपको कुछ लास्ट में क्वेश्चंस दिए थे, ये उनके आंसर्स हैं। ये उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो हम लास्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। आप सब अपने आंसर चेक कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तभी आपको आज की वीडियो समझ में आएगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, और हमने पढ़ा था विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। हम 2 अभिक्रिया पढ़ चुके थे, उसमें से संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे तीसरी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील वाले धातु के तत्वों को यौगिक से विस्थापित कर देती है। इस तरह की श्रेणी को हम देखते थे, कहते हैं हम सक्रियता श्रेणी, यानी तत्वों को उनकी घटती क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं हम, यानी अवरोही क्रम में लगाने को क्या कहते हैं हम, सक्रियता श्रेणी। इसमें क्या है, पोटेशियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, एल्यूमिनियम उससे कम, यानी कोई भी धातु अपने से नीचे वाली किसी धातु को विस्थापित कर सकती है। इस उदाहरण में हम देखते हैं, आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर फेरस सल्फेट बना और कॉपर विस्थापित हो गया, यानी इसमें आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। ये टेस्ट ट्यूब में हमने ये दिखाया है कि आयरन की कील को जो कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, इसका रंग पहले नीला था, तो होता क्या है, लोहे की कील भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। जो लोहे की कील थी उस पर कॉपर विस्थापित होना शुरू हो गया, यानी क्या हुआ, उस पर कॉपर की परत जमनी शुरू हो गई, यानी विलयन से कॉपर हटना शुरू हो गया और विलयन के अंदर आयरन का मिलना शुरू हो गया। और विलयन के अंदर क्या आ जाएगा, फेरस सल्फेट FeSO4, इसलिए विलयन का रंग कैसे हो जाता है, हरा। इसी तरीके से जिंक भी कॉपर से ऊपर है, तो जिंक भी क्या करता है, कॉपर को स्थापित करके जिंक सल्फेट बना सकता है, यानी जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। अब हम पढ़ेंगे चौथी अभिक्रिया है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। 2 यौगिक हैं, NaSO4 और BaCl2। इनमें हम पढ़ चुके हैं कि पहले हमेशा क्या होता है, धनात्मक आयन यानी प्लस वाला, और बाद में क्या होता है हमेशा ऋणात्मक आयन यानी माइनस वाला। तो इसका घन आयन इसके ऋण आयन से जुड़ जाता है, यानी Na जुड़ रहा है Cl से, NaCl बन गया, वहीं Ba जुड़ रहा है SO4 से, तो BaSO4 बन गया। इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें आयनों का आदान प्रदान, यानी आयन आपस में एक दूसरे से बदल जाते हैं। इसी उदाहरण से हम एक अभिक्रिया को और समझते हैं। इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है BaSO4, यह अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। अवक्षेप क्या होता है, एक सफ़ेद अघुलनशील पदार्थ जो कि जल के अंदर घुलता नहीं है, नीचे बैठ जाता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अवक्षेप। इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। किसी भी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनेगा उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेप को दर्शाने के लिए हम एरो नीचे की तरफ लगाते हैं, यानी नीचे की तरफ अघुलनशील पदार्थ बैठ गया। अगली अभिक्रिया है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ती है या फिर यौगिक में से हाइड्रोजन हट जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई, ऐसे ही कॉपर में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई। दूसरी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया इसका विपरीत होती है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हटती है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। जैसे इसमें ऑक्सीजन था कॉपर ऑक्साइड के अंदर,
ऑक्सीजन हट गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा अपचयन हो गया। किसका अपचयन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में अपचयन हो गया। इस अभिक्रिया के अंदर हम कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, इसका मतलब अपचयन भी हो रहा है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी उपचयन भी हो रहा है। ऑक्सीजन जुड़ने का बताया था ना, क्या होता है, उपचयन, और ऑक्सीजन हटना अपचयन। जिस अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा हो और उपचयन भी हो रहा हो, उस अभिक्रिया को कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ और वो कॉपर बन गया, हाइड्रोजन का उपचयन हुआ और वो H2O यानी जल बन गया। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से दैनिक जीवन के अंदर अपचयन और उपचयन का उपयोग होता है। पहला है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, किसी भी धातु के ऊपर आर्द्रता की वजह से, अम्ल की वजह से उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, इसे कहते हैं धातु ऑक्साइड, जिसके कारण वो संक्षारित हो जाता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हम संक्षारण कहते हैं। या लोहे के धातु के ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ना फेरस ऑक्साइड बन जाता है, इसे हम जंग भी कहते हैं। इसी तरह से कॉपर के ऊपर जो कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ती है वो कैसे रंग की होती है, हरी रंग की, ठीक है। ऐसे लोहे के ऊपर क्या होता है, लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, वो होता है फेरस ऑक्साइड। ऐसे कॉपर के ऊपर जो परत चढ़ती है वो क्या होती है, कॉपर ऑक्साइड, जिसका रंग हरा होता है। इनसे बचने के तरीके क्या होते हैं हमारे, यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट। यशद लेपन और विद्युत लेपन दोनों के अंदर ही क्या करते हैं हम, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। यशद लेपन में यही काम क्या होता है, विद्युत की सहायता से किया जाता है, और विद्युत लेपन में भी क्या किया जाता है, यही काम विद्युत की सहायता से किया जाता है कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा दी जाती है ताकि अंदर वाली धातु संक्षारित ना हो। और पेंट आप साधारणतः देखते ही हो कि कितनी भी लोहे की वस्तुएं होती हैं या धातु की वस्तुएं होती हैं, उन सभी में पेंट किया जाता है उन्हें बचाने के लिए। इसके अलावा ग्रीस का इस्तेमाल भी करते हैं, साइकिल की चैनों के अंदर ग्रीस लगा होता है, मशीनों के अंदर तेल डाला जाता है, ये सभी उन्हें संक्षारण से बचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दूसरा हमारा है उपचयन का ही विकृत गंधिता। खाने पीने की वस्तु ज़्यादातर तेलीय या वसायुक्त वस्तुएं, उनमें क्या होता है, हम देखते हैं कि अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती हैं तो उनके स्वाद और रंग में परिवर्तन आ जाता है। स्वाद, रंग और गंध तीनों में परिवर्तन आ जाता है। इसी अवस्था को कहते हैं हम विकृत गंधिता। जैसे कि आप देखते हैं दूध बाहर रखा रह जाता है तो फट जाता है, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन से संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत हो जाता है और उसका प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इससे बचाव के तरीके क्या हैं, प्रतिऑक्सीकारक का इस्तेमाल करते हैं हम। किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो उपचयन को रोकते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी हमारे खाद्य पदार्थ को उपचयन होने से रोकते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, प्रतिऑक्सीकारक। जैसे कि नाइट्रोजन गैस, चिप्स के पैकेट में आप देखते हो कि नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि चिप्स खराब ना हो। आप देखो चिप्स को खोल कर देते हैं तो सील जाती है और उनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, यानी वो विकृत गंधित हो जाती है। तो इसी से बचाने के लिए उसके अंदर प्रतिऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो खराब ना हो। इस तरीके से क्या किया जाता है, जो बल्ब होता है उसके अंदर जो धातु लगी होती है उसको संक्षारण से या प्रतिऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरते हैं। इसी तरीके से आप देखते हो विद्युत रोधी बर्तन में बंद कर रखना ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन ना जा पाए। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस को भरते हैं क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, वो ऑक्सीजन को अभिक्रिया नहीं करने देती। शीतलन यानी आप फ्रिज के अंदर रखते हो, ठंडा रखते हो, ठंडा होने पर ऑक्सीकृत जल्दी नहीं होता पदार्थ। इसके अलावा आप देखते हो अचार जो होता है उसे तेल के अंदर डूबो कर रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और अचार खराब ना हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह है आज की
वीडियो से संबंधित प्रश्न, जितना भी हमने आज वीडियो में समझा है उससे संबंधित प्रश्न है जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सभी को आपको अभ्यास करना है और इन सभी के आंसर उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू।